हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू यूपीएससी अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम 2021 के जीएस पेपर की अप्रोच के बारे में कि आप पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यस, जीएस एग्ज़ाम जीएस पेपर को भी सॉल्व करना ही होता है। वो कैसे करेंगे? नॉलेज सबके पास में है, पर क्या अप्रोच होती है जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। Mainly above 40 marks, and also you can score above 50 marks if you follow proper strategy with on time approach on exam day। तो किन अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और जो जिन क्वेश्चनों में नीड होगी अप्रोच बताने की मेनली, उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। आप उन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे इजीली राइट आंसर पे आप आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो आप बेसिक एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉन्वेक्स लेंस रिलेटेड है। इसका आंसर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप सी कर सकते हैं आराम से इसका आंसर। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। Then second question, the magnetic field lines inside current carrying long solenoid are in the form of, इसका आंसर हो जाएगा डी, parallel straight lines। Then third question, a ray of light traveling from a rarer medium to denser medium। ray of light जब rarer medium से denser medium में आती है तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है, and that direction will be towards the normal। इसका आंसर हो जाएगा बी, slows down and bends towards the normal। Then fourth question, an electric circuit is consisting of cell, an ammeter, and nichrome wire of length L. If length of wire is reduced to half L by 2, then ammeter reading। तो ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जब लेंथ ऑफ वायर हाफ हो जाती है तो ammeter रीडिंग डबल हो जाती है, और अगर इसका रिवर्स हो, अगर लेंथ ऑफ वायर डबल हो जाए तो ammeter रीडिंग हाफ हो जाएगी। तो इस केस में अगर हाफ है तो ammeter रीडिंग हमारी आ जाएगी डबल। इट्स गेट डबल। B will be answered। Then fifth question, what is the effect of pressure of a human body on sand? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कर सकते हैं ए, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लाइंग। क्योंकि जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो एरिया कम होता है हमारा इन कांटेक्ट विद सैंड, और फोर्स ज़्यादा लगता है जिससे कि प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये सिंपल फार्मूला आपको पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और नहीं भी पता है तो आप नॉर्मल इमेजिन करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं लगाना है हमें। Then sixth question, an athlete complete one round of circular track of diameter 100 meter in 20 seconds. What will be the displacement after 1 meter in 10 seconds? ये आप नॉर्मल कैलकुलेशन से डी आंसर पे आ सकते हैं। Then seventh question is about universal indicator। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें? It is mixture of several indicator। Yes, it shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solution। Yes, it helps to determine the strength of given acid and base in titration। Yes, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 and 3। फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करें ताकि चाहे वो साइंस की हो या ज्योग्राफी की हो, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और फिर आप देखें कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं और कैसे पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन फ्रेमवर्क देखते हैं कोई कैसे पूछ रहे हैं यूपीएससी से, तभी आप अच्छे से कवर कर पाते हैं, और उसे ही हम स्मार्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप्स आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली हमें सबको पता रहता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। इसके ग्रेफाइट जो है बी और सी ऑप्शन में ही आता है। अब जो
बी ऑप्शन है 1 एंड 2, इसमें डायमंड भी है, तो डायमंड हम जानते हैं गुड कंडक्टर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये भी एनसीईआरटी से कवर है। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये आप आंसर कर सकते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, बी 0.025। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर it forms a green coating of which one of the following compound। तो जब कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से करता है, तो मॉइस्ट मतलब हो गया CO2 प्लस ऑक्सीजन, तो एक तरह से कार्बोनेट ही बना रहा है, और ये आगे लिखा है कि इट फॉर्म्स ए ग्रीन कोटिंग, तो आप इस तरह से सोचेंगे तो आप इसके आंसर ए पे आ सकते हैं, क्यूप्रिक कार्बोनेट पे, क्योंकि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोस्ट प्रोबेबली कार्बोनेट ही बनता है। तो ये आप इस लॉजिक से भी कर सकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी है तो ये नॉर्मल लॉजिक आप लगा सकते हैं। देन व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो इसमें आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा तो। अगर आप एलिमिनेशन यूज़ करना चाहें, एलिमिनेशन ट्रिक इज़ वेरी हेल्पफुल in solving the question paper whether in mathematics or in English or in GS। so अगर आपको कंफर्म नहीं पता है तो आप एलिमिनेट कीजिए दूसरे ऑप्शन को। एलिमिनेशन ट्रिक विल बी इम्पोर्टेंट इन हेल्पफुल इन मैक्सिमम क्वेश्चन। सो इसमें हम देखिए तो इंसिनरेशन जो होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है या एयर नहीं होती, तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। कैल्सिनेशन भी नहीं होता है, क्योंकि कैल्सिनेशन हमने सल्फाइड ओर्स के बारे में कहीं सुना भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में। स्मेल्टिंग जो प्रोसेस है ज़्यादातर आयरन और रिलेटेड सुनते हैं, अगर आपने कभी पेपर भी पढ़ा हो या फिर कोई बुक पढ़ी हो, तो इसको भी आप एलिमिनेट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा रोस्टिंग, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। दैन 12th क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अलॉय सोल्डर्स, सो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका, तो लेड एंड टिन, बी ऑप्शन। देन 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इन फूड चेन, तो आप ट्रॉपिक लेवल्स में पढ़ते हैं कि सक्सेसिव स्टेज पे एनर्जी लेवल कम होता जाता है, मतलब 10% डिक्रीज होता है, 10% आगे बढ़ता जाता है, ऐसा कुछ होता है उसमें। तो मेनली जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो जो एनर्जी पे ही डिपेंड करते हैं, तो इसका आंसर आप ऐसे सी कर सकते हैं, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट हाई ट्रॉपिक लेवल्स, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो फिर ट्रॉपिक लेवल्स भी नहीं बढ़ सकते हैं। और आप डायरेक्ट नहीं करें तो दूसरे पहले एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि डी है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ये बकवास ऑप्शन है। देन बी है पॉल्यूटेड एयर, ये भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर डेफिशिएंट फूड सप्लाई, और सी में अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो सी आंसर पे आप आ सकते हैं। देन 14, इन अ पी प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट, सो ये एक पेयरिंग का क्वेश्चन है, बायो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका आंसर सी पे आप आ सकते हैं, 3/1। Then 15th question, which one of the following statement about variation is not true, so variation हमने पढ़ा है बेसिकली, तो इसमें आप देखेंगे वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। देन ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सो ये स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देन सी ऑप्शन में देखिए, चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन, तो ये बिल्कुल सही है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज से वेरिएशन होता है। देन वेरिएंट्स कैन बी सेलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये तीनों सही है, तो बी पे आ सकते हैं। अगर आप सिंपली सॉल्व करें तो पूरा कंफर्म करना चाहिए, बाकी तो आप बी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑल वेरिएशंस इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल नहीं होता है। वेरिएशन कुछ ही जो वेरिएशंस होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चंस
आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन और बाय कमिंग टू द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है 16 क्वेश्चन। While studying vegetation of an area, terms like population and community is often used. Which one of the following statement best describe a population? तो population की definition हमें बतानी इसमें। तो आपने ये अगर कहीं से कवर किया हो NCERT से या फिर कोई ऑनलाइन वीडियो से भी, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन जो है, यूनिट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ये जो है ये डेफिनेशन इकोसिस्टम की है। तो ये है, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब जो 3 ऑप्शन बचते हैं उसमें आप देखिए, तो अ ग्रुप ए ऑप्शन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। तो एक ऑप्शन ये हो गया। तो इसमें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट ए आंसर पे आ सकते हैं। अगर आपने पॉपुलेशन पढ़ा है, मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न है और आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इसमें क्या कॉमन चीज़ें ढूंढिए स्टेटमेंट्स में, कॉमन वर्ड्स क्या क्या मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट, और जो पूरी स्टेटमेंट कॉमन मिल जाए तो वही ज़्यादातर यूपीएससी में आंसर होता है। यूपीएससी कुछ हिंट देते हैं हमें कि भाई ये आंसर है, तुम पकड़ो, कैच करो। तो ए में जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, अब यही हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन में भी लिखा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज, पर इसमें लिखा है लिविंग इन डिफरेंट एरियाज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन बी से हमारा कुछ तो मिल गया है ए में। देन डी में हम देखें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ मोर देन वन स्पीसीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी मिल गई है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की, जो आधा हाफ पार्ट था वो डी से मिल गया है। तो कुल मिला के हमारा जो ए स्टेटमेंट है वो पूरा कवर हो चुका है पूरा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बी ऑप्शन से मिला है और जो हाफ पार्ट है वो डी ऑप्शन के हाफ पार्ट से मिल गया। तो ऐसे आप ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ऐसे ये ट्रिक कई बार काम करती है, आप आगे भी देखेंगे कई बार ये ट्रिक काम करती है। सो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 17 जो क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन दिस रिगार्ड। सो आप ये आप कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिचेज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम द लंग्स। ये बायो एनसीईआरटी में दिया है। Then 18 question, in which of the following group of organism food material broken down outside the body and absorbed। तो इसका आंसर यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से कर सकते हैं। देन ये फिजिक्स का क्वेश्चन, साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 2.4 किलोमीटर। तो ये आप नॉर्मली हमारे फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसका आंसर भी आपने कर दिया होगा, c इज इक्वल टू मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसमें यूनिट्स कुछ चेंज करनी पड़ेगी और c जो है इसको आप d/t करेंगे तो इसका आंसर अब आ जाएगा। जो यूनिट्स है उसे आप चेंज कर देना, सेंटीमीटर को मीटर में करना, तो अब ये सब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। दैन 20 क्वेश्चन, इसमें भी हमारा पावर का फॉर्मूला लगेगा, पावर ऑफ द बल्ब पूछा है, P इज इक्वल टू VI। सॉरी ये मेरे पास टच स्क्रीन पेन नहीं है अभी, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही लिखने में। P इज इक्वल टू VI लगाएंगे तो इसका आंसर आप आराम से C आ जाएगा, 22 वोल्ट। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, refraction of light as it enters from one transparent medium to another is due to। so refraction of light जो है वो किस वजह से होता है हमें पता ही है, मेनली चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। सो इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाकी अगर दूसरे ऑप्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन तो वैसे सब देखने ही पड़ते हैं हमें, पर आप
जब तीनों ये जो ऑप्शन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आप सी ऑप्शन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको मैं एडवाइस करूँगा कि ऑप्शन एक बार सभी पढ़ें, डायरेक्ट भी एकदम से नहीं करते, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम गलतियाँ कर देते हैं। तो ए ऑप्शन में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडिया, सो ये स्टेटमेंट गलत है। चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, ओके। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, देन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मान लीजिए आप एलिमिनेट भी नहीं कर रहे तो आपको सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है इनमें? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियस है और हमने एनसीईआरटी में भी ये पढ़ा है, तो ये इसका आंसर आप आराम से सी कर सकते हैं। देन 22 क्वेश्चन, a bus starting from bus stand and moving with uniform acceleration attains a speed of 20 km/h in 10 minutes। तो इसमें आपको यूनिट चेंज करनी है, इसके 10 मिनट्स को आपको हार में कन्वर्ट करना है, फिर आप इसके आंसर पे आराम से बेसिक कैलकुलेशन से बी आंसर इसका आ जाएगा 120 km/h²। Then 23rd question, which one of the following is the correct reactivity order of metals reacting with dilute HCl? तो इसका जो आंसर है वो होगा ए। अब आप इसमें देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, दोनों ऑप्शन में ए और बी में यही दिया हुआ है, बस इसके जो एरोज है वो चेंज किए हुए हैं। अब ये आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है, तो अगर आपने बेसिक पढ़े हुए हैं तो आप इसके आंसर पे आ सकते हैं। Then 24th question, which one of the following acid is secreted by leaves of nettle that cause painful stings? तो painful stings हमने कई बार पढ़े हैं, पेनफुल स्टिंग्स मेनली ड्यू टू मेथेनोइक एसिड की वजह से होता है और हार्मफुल भी यही होती है। सिट्रिक एसिड तो हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, एसिटिक एसिड हम विनेगर को भी कहते हैं, तो ये आप आराम से मेथेनोइक एसिड के आंसर पे आ सकते हैं इसमें। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इसने स्टेटमेंट दी हुई हमें वो बहुत देखनी है। तो ऑल द बेसिस आर अल्कली, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसने उल्टा लिख दिया, वैसे राइट होता है ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन ऑल अल्कलीज डिजॉल्व इन वाटर, ये सही है, ये डेफिनेशन है अल्कलीज की वजह से। अल्कलीज आर दोज बेसिस दैट डिजॉल्व इन वाटर। देन अल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड corrosive नेचर, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 and 3। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज प्रेजेंट इन गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब, that is used for preparation of HCl gas? So इसका हम देखें आंसर, तो इसमें पूछा है कि कौन सी गार्ड ट्यूब HCl गैस बनाने में हेल्पफुल होती है। तो HCl गैस बनाने के लिए हम ऑप्शंस में देखिए तो कैल्शियम तो चारों ऑप्शन में कॉमन है, अलग क्या है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। अब HCl गैस के लिए हमें चाहिए तो क्लोराइड ही, क्योंकि Cl कॉमन हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड का कोई काम ही नहीं है, तो इसका आप ऐसे भी आंसर पे आ सकते हैं आराम से, ए आंसर हो गया इसका। एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर? तो यूजुअली जो अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं N, P and K, that is nitrogen, phosphorus, S and potassium। तो इसमें जो है आयरन जो है वो यूजली अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती रहती है, तो ये बहुत ही कॉमन नहीं अवेलेबल होता है, आपने कभी करंट अफेयर में कवर किया हुआ या बुक्स में भी दिया हुआ वैसे ये तो। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Rupa and Sachin observed an animal and in their school garden. Rupa called it an insect and Sachin identified it as an earthworm. Which one of the following characteristics confirms that it is an insect? तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। The animal had jointed legs. Okay, body of the animal had very little segmentation. तो ये तो दोनों में ही हो जाता है। Body of animal was cylindrical. ये भी अर्थवॉर्म में भी होता है, इंसेक्ट्स भी कुछ होता है। बॉडी ऑफ एनिमल वॉज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये भी कॉमन हो जाता है। तो ये जो ए ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो जॉइंटेड लेग्स हैं वो मेनली इंसेक्ट्स में ही मिलते हैं, अर्थवॉर्म से हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो ये ए ऑप्शन से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये इंसेक्ट है।
एंड 29th क्वेश्चन, एनिमल्स विच आर मैराइन bilaterally symmetrical have coelom and notochord. सॉरी ये थोड़ा have coelom and notochord but never form a vertebral column are placed under which one of the following groups. तो इसमें लिखा बट नेवर फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें हम एलिमिनेट करें तो वर्टिब्रेटा बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो होता ही है। मेमेलिया को भी हम कर सकते हैं एलिमिनेट। अब कॉर्डेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा, अगर आपको कन्फर्म नहीं हो तो इसमें आप थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हैं। अब सीलोम जो है, सीलोम हमने ये कॉर्डेटा में सुना है, आपने थोड़ा पढ़ा होगा नोटोकॉर्ड, तो इसका आंसर होगा ए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत इनमें बेसिक कुछ तो नॉलेज चाहिए, बिल्कुल ही बिना नॉलेज भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट के लिए थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए कुछ, ताकि आप सही आंसर पे आ पाए। देन 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स। तो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स। ओके, सो इसका जो आंसर है, अब इसमें स्टेटमेंट में इंटरकैलरी लिखा है, तो इंटरकैलरी से हम देखें, अगर हमें फिक्स नहीं पता है इसमें कि क्या आंसर होगा, तो हम देखें कि ए ऑप्शन में भी इंटरनोड्स लिखा है, तो ये किसी बीच में ही ये पार्ट जो है, तो बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स लिखा है इसमें। तो आप अगर रिस्क लेना चाहे तो ए पे ले सकते हैं, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरन। बाकी ये एनसीईआरटी में दिया हो, उधर से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं एक थोड़ी सी अलग अप्रोच बता रहा हूँ, जिससे कि अगर आपको अब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप विथ सम लॉजिक आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स का आंसर ए हो जाएगा, स्टेम ऑफ रूट्स, टिप्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स एंड बेस ऑफ फ्लावर पेडिकल। इससे इतना पता नहीं लग रहा है, या ये इतना नहीं लग रहा है मोस्ट प्रोबेबल, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो। अब ए में भी अगर इंटर नोट्स नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, पर इंटर नोट्स की वजह से हम ए कर सकते हैं। बाकी तो आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी तो आप बिना कोई कन्फ्यूज़न के भी इसका आंसर ए कर सकते हैं। Then 31st question, that is from polity, the federation of which one of the following states has been described as an indestructible union of indestructible states। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यूएसए। तो ये आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया का है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि हमारे स्टेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। 32nd क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस एसे एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो इसका जो आंसर वो है ए, फ्रांसिस फुकुयामा। अब इसमें आपको पता है तो कर सकते, नहीं पता तो आप इसको जाने दें। 33rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ, मतलब MP हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट ग्वालियर, राजस्थान हाई कोर्ट इज़ लोकेटेड एट जोधपुर, ये तो हमें ये पता ही है हमें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ, ये भी हमें पता है कि बिल्कुल लखनऊ में है इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेंच। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट ग्वालियर एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ नो बेंच। तो इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, या फिर अगर कुछ देखें कुछ अजीब स्टेटमेंट, अगर आप इसमें कुछ लॉजिक लगाना चाहें तो आप देखेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ नो बेंच, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी एक हाई कोर्ट की कोई भी बेंच ना हो। इट कैन बी, ये एक्सेप्शंस में होते हैं, पर जहाँ तक आप अगर वैसे नॉर्मली हाई कोर्ट भी लक्ष्मीकांत में कवर है, अगर उसमें आप फैक्चुअल पार्ट देख के गए होंगे, पर अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं
कि नो बेंच वाला ज़्यादा इनकरेक्ट लग रहा है इन रिलेशन टू द MP हाई कोर्ट बेंच एट ग्वालियर, तो इसका आप आंसर डी कर सकते हैं। देन 34th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट अ कंडीशन ऑफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP। सो इसका आंसर जो है वो है अ मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशंस। तो इसमें तो सीधे सीधे डिस्क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन है वो दी हुई है हमारे स्टैंडर्ड सोर्स में, तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी आप अगर एलिमिनेट करके भी करना चाहें तो भी हो सकता है, अगर आप सीधा डायरेक्ट सी ऑप्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ई ऑप्शन में वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, अब कोई भी हमारे देश का सिटीजन दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो फिर इंडियन तो रहा नहीं, तो उसको MP हम कैसे बना सकते हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की शर्त हम इसको बिल्कुल मान सकते हैं। अब ये क्या थोड़ा हमें इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ता है, लक्ष्मीकांत में भी ये सिटीजनशिप में दिया हुआ है वॉलंटरी एक्विजिशन, तो ये थोड़ा हमें इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ता है, थोड़ी मतलब खुद की कितना हम समझ के पढ़ते हैं यही UPSC चेक करता है थ्रू दीज क्वेश्चंस। सो आप अच्छे से समझ के पढ़िए थोड़ी इंटरलिंक करके, और ये हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि हमारे देश का ही कोई नागरिक नहीं है तो वो MP हमारे देश का कैसे बन सकता है, हमारे जनता को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। दैन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये भी है, ये भी सही है बिल्कुल। एंड डी ऑप्शन, द मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये डी भी सही है, ये भी कंडीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके आंसर पे आ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 35th क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द DPSP एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो ये किसने कहा था, तो ये इसमें भी थोड़ा ही टफ क्वेश्चन है, इसमें फिक्स आंसर पे आने में अगर कोई लॉजिक यूज़ करें, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो BN राव, ग्रैनुअल ऑस्टिन और KC वीर, ये जो तीनों हैं इनके पॉजिटिव कमेंट्स थे DPSP पे। सो इसके थ्रू अगर हम आए तो इसका आंसर रजनी कोठारी कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर अभी फिक्स नहीं पता है, कुछ कह रहे ग्रैनुअल ऑस्टिन भी हो सकता है, पर अभी हम लॉजिक लगाएं तो इसका आंसर रजनी कोठारी होना चाहिए। सो अभी इसमें B और D में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। सो अभी हम इस अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। D performs her train journey by the shortest route from Bengaluru to New Delhi. Which one of the following rivers will she not cross while performing the journey? तो कौन सी रिवर D क्रॉस नहीं करेगी अगर वो बेंगलोर से न्यू दिल्ली जा रही है तो इसमें हम देखते हैं कृष्णा बिल्कुल करेगी, कृष्णा बिल्कुल आएगी बीच में। ये इसके लिए आप मैप अच्छे से देखिए, मैप देख लेंगे तो ज्योग्राफी के कई क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं। मैप फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, दोनों को अच्छे से देख के जाएं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो कृष्णा को बिल्कुल क्रॉस करेगी, गोदावरी भी क्रॉस होगी। अब आते हैं नर्मदा और यमुना, तो उसमें अगर आप देखें तो कईयों को लग रहा होगा कि भाई दिल्ली यमुना तो दिल्ली में, तो फिर यमुना को क्रॉस नहीं करेगी। पर इसका जो आंसर है, अगर आप सही से मैप आपने देखा होगा तो नर्मदा विंध्या रेंजेस, विंध्या जो रेंजेस है उधर से उसका सोर्स है, और उधर से जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बेंगलोर से ट्रैवल कर रही है तो नर्मदा को क्रॉस नहीं करेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो नर्मदा होगा। सो ये आप लॉजिक लगा सकते हैं, बस आपका मैप अगर आपने अच्छे से देखा हो तो। सो ये UPSC इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन सब हमारे अपनी नॉलेज चेक करती है। सो 37th क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमें स्टेट बताना है कौन सा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। द स्टेट हैज़ मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है। द स्टेट हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, तो दो ही है ऐसे स्टेट जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और बांग्लादेश एंड म्यांमार की जो बॉर्डर है वो हमारे मिजोरम से ही लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन एम wants to visit a place in Union Territory which is located at 34 degree north and 7 degree east. Which one of the following Union Territory must he have planned to visit? So इसका जो आंसर है 34 डिग्री नॉर्थ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, मैक्सिमम जो स्ट्रेच अंडमान निकोबार आइलैंड्स का उसका 14 डिग्री नॉर्थ तक है। पर जो लद्दाख है वो हमारे नॉर्दर्न एक्सटेंशन में आता है। हम इंडिया का भी देखें तो हमारे इंडिया 6 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है कुछ, तो 34 डिग्री नॉर्थ में हम देख सकते हैं। अगर ये हम लॉजिक लगाएं हमारे नॉलेज से तो इसका लद्दाख हम आंसर कर सकते हैं। देन 39th क्वेश्चन, ये सेंसस से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसमें सेंसस की कुछ नॉलेज चाहिए कि, सो ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर आगे तो बढ़ना ही है। सो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। ये इसका आंसर मैंने की से देखा था कोई, सो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं इसका। देन 40, इन अ डिस्कशन M from Arunachal Pradesh, J from Assam, N from Meghalaya and S from Nagaland are claiming that as per census 2011 their state has the maximum density of population. Identify the person making the correct claim. तो करेक्ट क्लेम कौन कर रहा है इनमें से? मैक्सिमम डेंसिटी कौन सी स्टेट की? कुल मिला के हमें मैक्सिमम डेंसिटी बतानी है 4 स्टेट में से। तो अगर आप हमें इसका फिक्स नहीं पता है तो हम देखें, अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिली एरिया भी है और एरिया भी हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट भी बहुत बड़ा है। तो हिली एरियाज़ में जो पॉपुलेशन वो कम होती है और एरिया बड़ा है, तो अरुणाचल प्रदेश को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आसाम, मेघालय, नागालैंड। मेघालय जो और नागालैंड जो है हिली एरिया सभी में है कुछ ना कुछ, पर आसाम जो है, आसाम में ज़्यादातर डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हमारी कई होती रहती हैं और जो माइग्रेंट्स हैं वो भी आसाम में ही ज़्यादा जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन भी आसाम में कुछ होती रहती है, बांग्लादेश उधर से। तो ये हम लॉजिक लगाएं तो मैक्सिमम जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हम आसाम पे ऐसे आ सकते हैं। तो इसका आंसर ऐसे, थोड़ा रिस्क है इसमें, पर अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हमें कुछ रिस्क तो या लेना ही पड़ेगा। सो बी हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरी चीज़, यूपीएससी क्वेश्चंस भी कई कई चीज़ों के, चाहे हिस्ट्री के हो चाहे जोग्राफी के हो, करंट अफेयर से लिंक करके पूछती है। जैसे हमारे आसाम बहुत न्यूज़ में था, इलेक्शन चल रहे थे तो उधर से कुछ पूछ लिया, भले उन्होंने जोग्राफी से पूछा हो, या फिर बिहार से कुछ ना कुछ पूछ लेगी, कुछ भी हो, भले जोग्राफी से हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हो। ऐसे ही करके कोई ना कोई हमारे जो स्टेट न्यूज़ में उधर से कोई ना कोई डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ ही लेगी, भले उसी स्टेट से कोई जोग्राफी का क्वेश्चन पूछे, चाहे उधर से कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछे या कुछ भी। और क्वेश्चन वो नॉर्मल ही होगा, कोई आपको डीप में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे आप इस आंसर पे आ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा हो ये कहीं तो और भी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट भी कंफर्म कर सकते हैं अपने आंसर को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स वॉज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म्स इन प्रयाग प्रशस्ति। सो जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है वो तमिलनाडु बुक में बहुत अच्छे दी हुई, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मॉडर्न के लिए तो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते ही हैं।
तो आप ये कवर कर सकते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी से अच्छे से कवर हो रहा है तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 41 का, प्रयाग प्रशस्ति हमें पता है गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त। देन our next question 42, self respect movement was initiated by। सो ये हमें पता है, स्पेक्ट्रम से सबने पढ़ा है, ईवी रामास्वामी नायकर फ्रॉम केरला। देन लोकेशन ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट आर वाज आइडेंटिफाइड बाय। ये टफ क्वेश्चन है, सो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसका आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। देन 44, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए जैन आचार्य। ये भी कुछ टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, खेमा। अगर आपको पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन 45th क्वेश्चन, इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन, आप कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सभी देखिए, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। तो इसमें हम सभी ऑप्शन देखें तो चंपारण, खेड़ा, देन सी ऑप्शन इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड रावला सत्याग्रह। तो चंपारण में तो हमें पता है कि पब्लिक अपीयरेंस बड़ा हुआ था, सब में ही हुआ था, चंपारण में भी, खेड़ा में भी और रावलात में भी। सो ए बी और डी ऑप्शन में देखें तो इन तीनों में से सबसे पहले चंपारण में तो हो ही गया था, तो डी और बी को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ए और सी, अब 1916 का लिखा हुआ इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और चंपारण, इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो कई चीज़ें, क्या यूपीएससी कुछ ऐसे ही ऑप्शन नहीं डालती। गांधी जी 1915 में इंडिया आ ही गए थे, तो 16 में भी कुछ तो इन्होंने पब्लिक, इनका एंगेजमेंट था ही। तो इसका आंसर वैसे सी ही होगा। कईयों ने चंपारण भी कर दिया हो गलती से, पर इसका आंसर सी है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी न्यूज़ में भी काफ़ी थी, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा करंट से ही जोड़ के यूपीएससी ने पूछा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूपी में है, इधर कोई प्रोग्राम था बड़ा, मोदी जी भी इसमें वर्चुअल मीट के थ्रू जुड़े हुए थे, तो ये थोड़ा करंट से भी जोड़ के अगर आप करते तो भी ऐसे इसके आंसर भी आ सकते हैं। देन 46th क्वेश्चन, ये भी अगर आपको पता हो तो कीजिए, नहीं तो ये भी थोड़ा टफ है। इसका आंसर वैसे होगा बी, इट इज़ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली। देन 47 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ऑफ। अब ये पूछ रहा है डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी। सो डिमांड कर्व के लिए डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। तो डिमांड कर्व चेंज कैसे हो सकता है? तो डिमांड कर्व जो है कंज्यूमर का मेनली चेंज होता है थ्रू चेंज इन प्राइसेस। अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, अगर कोई चीज़ थोड़ी सस्ती हो गई तो हम क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हैं खरीदने में। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से आपने कवर किया होगा। देन 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजन एक्टिविटी। ये भी आपने इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से कवर किया होगा। अब इसका उसमें दिया है, पर आपको इसका मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़े तो समझ के पढ़े। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है तो आप यूपीएससी में क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, आइदर थ्रू एलिमिनेशन और डायरेक्ट कमिंग टू द राइट आंसर। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें एलिमिनेशन यूज़ करना ही पड़ता है। सो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, सो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। पॉकेट कॉस्ट का कुछ नहीं होता इसमें। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन, देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप। सो इसमें आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा डी, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है। अब सी ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज़ फॉरगॉन। ऑल नहीं होता हमेशा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक कंपेयर टू एक दूसरे ऑल्टरनेटिव के कंपेयर में ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने आर्मी ज्वाइन करने के लिए एज ए ऑफिसर आपने प्राइवेट जॉब छोड़ दी हो, तो जो आपने प्राइवेट जॉब छोड़ी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी है, जो कि आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। एनसीईआरटी से ना भी कर पाएँ तो आजकल ऑनलाइन मीडियम भी बहुत है, यूट्यूब और एनीथिंग। सो नेक्स्ट